अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, ये जो सियासी मौसम है इसमें हर दूसरे दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और कोई आवाम से चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए रब्ता कर रहा है, तो कोई पहली बार वज़ीर आज़म बनने के लिए रब्ता कर रहा है, और जो दूसरी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते थे बल्कि एक सिस्टम प्रोलॉन्ग करके अपने फेवर में ले जाना चाहते थे और मुसलसल रहना चाहते थे, वो अब इस दौड़ से ही बाहर हैं। खैर, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। अब मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आ चुका है और तहरीक इंसाफ वाले बगैर बदले के बैंगन, व्हील चेयर और मुख्तलिफ निशानात पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और बड़े पुरज़्म हैं कि हम जीतेंगे भी, लेकिन जीत के बाद जो उनके साथ होगा आज़ाद हैसियत में, उसकी उन्हें ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलता है। लेकिन अभी तक का जो मंजर है उसमें आपको मानसेरा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करते हुए नजर आए और वो मुसलसल अपने निकाले जाने के जो मामला है उसको भूल नहीं रहे। जहाँ तक मेरी याददाश्त है, याद पड़ता है, तो लंदन में ये कहा गया था कि यह मामला अल्लाह पर छोड़ दिया गया, लेकिन अभी बार बार जब आप दोबारा कनेक्ट करते हैं मामलात को कि मुझे ना निकालते तो ये हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि गिला है। और अगर इस गिले के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 फरवरी 2024 को मेरे वज़ीर आज़म होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस खलिश के साथ जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इंतकाम का मामला रहेगा। जैसा बिलावल भुट्टो जरदारी को कंसर्न है कि अगर आपने शेर को जितवा दिया तो फिर इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की सियासत होगी। अब ये सारी बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जब हम इन सियासी लोगों से पूछते हैं कि आप ये बातें बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के, बगैर सर पैर के कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इंतखाबात के मौसम में ये तो होता है, एक दूसरे को हार तो नहीं पहनाएंगे। आज कोशिश करेंगे कि हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लें और कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ताने तिशने इल्ज़ाम से बढ़कर किसी इस मामले को किसी कोने अगर हम ले जा सकें, किसी किनारे लगा सकें। पैनल आपके सामने पेश करता हूँ। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मुझे बताया गया था आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। सिंधु साहब, आपसे ज़रा इस सारे मामले का आगाज़ करते हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों ये बताया गया था कि आप मामला अल्लाह पर छोड़ आए। ये मामला छूट क्यों नहीं रहा आपसे? वो खलिश क्यों है दिल में? जहाँ जाते हैं जिक्र करते हैं मुझे ना निकालते तो ये हो जाता। छोड़ दें अब अल्लाह पे। अल्लाह ताला पे छोड़ा है, अल्लाह तबारक ताला पे छोड़ा है। लेकिन एक इंसान के जो 3 दफा किसी को आप जबरदस्ती पकड़ कर निकाल दें और इस तरह से बेतकीरी की जाए आवाम के वोटों की, तो फिर एक नेचुरली एक एज ए ह्यूमन बीइंग सर सदीकी साहब, दिल में तो बात जरूर होती है। मैं इसको तो नहीं एज इंसान कह सकता कि दिल में बात नहीं होती। मैं समझता हूँ कि तरक्की और खुशहाली का सफर जो 2017 में स्टॉप किया गया, अगर वो ना होता तो बेहतर था। और इलेक्शन तो आज तक यहाँ पर किसी ने कोई इलेक्शन में शफाफ नहीं माना। ये आप 1970 से देख लें, जब बांग्लादेश अलहदा हो गया, उसके बाद 77 में क्या, वो आज तक कोई शख्स अगर 150 वोट भी ले जाए तो वो भी कहता है मेरे साथ दाखिल हुई है। तो ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अभी तो इलेक्शन होगा कारकर्दगी की बुनियाद पे। 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे है कि किसने इस मुल्क की खिदमत की है, किसने। और इसके लेकर सबके सामने एक नस्ब ऐलान होना चाहिए, और अगर हो सके तो यूनानिमसली ये तय हो जाए कि आम आदमी जो है, जिस तरह पहले भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका जो है वाकई बहुत जो है रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है, उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि अगर आम आदमी की जिंदगी नहीं संवरेगी तो फिर इलेक्शन मंशूर भी आते रहेंगे, वादे भी आते रहेंगे। लेकिन ये है कि जो आपने सिद्दीकी साहब बात की, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, बजाय है, दुरुस्त भी है। लेकिन ये हुआ यही है कि मियाँ साहब को 3 दफा, मतलब आप देखिए किस तरह से, और हमेशा ही इस मुल्क में तरक्की के सफर को रोका गया। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। तो ये पॉलिटिशियंस के साथ जो है ना, मतलब एक एटीट्यूड जो है, ये पॉलिटिशियंस को भी मिल बैठकर सोचना है उनका कि क्या तरीका निकाला जाए कि सारे, ये नहीं कि अगर एक पे मुश्किल पेश आती है तो दूसरा कोशिश हो, फिर नेचुरली एक ऑटोमेटिकली होगा, रेसिप्रोकल होगा कि मकाफात अमल की जब दूसरे पे आएगी तो वो जो सेक्टर वाला वो खुश होगा। इसको रुकना चाहिए और आम आदमी की जिंदगी है उसको बदलने के लिए काम करना चाहिए। यकीनी तौर पे आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सियासत करनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर जो मामलात हैं राना साहब, इसार राना साहब, वो इक़्तिदार के हुसूल के हैं। और इक़्तिदार के हुसूल की ये जो जंग है, इसमें कोई कहता है मुझे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा कहता है दूसरे को चौथी बार क्यों बनाओगे, मुझे पहली बार बनाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ काम किस तरह होता है। मेरे मसाइल तो खैर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं ना। दूसरा ये कि जिस तरह से सिंधु साहब बात कर रहे हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश हो, तो प्रैक्टिकल बुनियादों पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आवाम का दुख दर्द रख के अभी तक आपको कोई सियासी जमात अपनी कैंपेन करती हुई नज़र आ भी रही है, या वही पुराने ढकोसले?
दिल बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो उन जगह से भी नाम ले लेते जिन्होंने उन्हें बुला के करके भी नाम से दे दिए सारे, तो मेरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और बाकी जो आपका सवाल है तो मुझे एक बात बताना, तो चीज को कुछ रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं स्कूल से जाते, बाहर है। तो ये किसी के बच्चे नहीं है ना, ये कीड़े मकोड़े हैं और शादी लड़के हैं। तो राणा साहब की आवाज नहीं सही तरह आ रही। हाँ, अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? सर थोड़ी राणा साहब की गड़बड़ी है आवाज़ आज, पहले तो का बड़ी कुछ मुझे भी गिला था, लेकिन बड़ी सिद्धू साहब भारी से बात कंफर्म होती है आपके पास। राणा साहब को रिकनेक्ट कर आवाज लेते मुझे भी क्लियर नहीं है। हैं। राणा साहब को रिकनेक्ट कर लेते हैं। राणा साहब को रिकनेक्ट। सिद्धू साहब ऐसे चलें, आप हमें दस्तयाब हैं तो आपसे दूसरा सवाल कर लेते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जाने से तरक्की का सफ़र रुक गया, और आपने कहा 3 बार के वज़ीर आज़म को देखें, 3 बार किस किस तरह से उसके साथ हाथ हुआ है। तो आप अगर गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं, आप नहीं समझते कि वो भाई एंकर को बताएं, मैं मौजूद हूँ लाइन पे। सलमान मुजाहिद बलोच साहब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? सर मैं लाइन पे मौजूद हूँ, आप हमें उनको ले आप लीजिए, कनेक्ट बड़े नहीं हमारे हो रहे। बड़े सीनियर एडवोकेट है। नहीं सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपकी वो तरफ सब भी तो आ रहे हैं, पहले लेकिन कोई अब बात सवाल सिद्धू साहब का है तो मैंने बोला कि पहले उनसे एक जवाब ले लिया जाए, फिर आपकी तरफ भी आ जाते हैं, अगर आप इजाज़त दे दें। नहीं आप लोग साहब को ले लें, बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट है हमारे से। सलमान भी अगर आप खालिद साहब को ले लें, हाँ अगर आप सिद्धू साहब इजाज़त को ले दें, लें। ठीक है, आपकी इजाज़त आ गई, ये नहीं, मेरे लिए बलोच बड़ा साहब। अच्छा हो गया। सिद्धू साहब, तो फिर वो काला बड़े कोट भाई। पहनने से शुरू करें ना, जहाँ गिलानी साहब को आपने बाहर किया, सिर्फ आप ही थोड़ी निकाले गए इस मुल्क में। नहीं सारे ही, आज तक किसी को भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें जो इज्तिमाई मिस्टेक्स होती है उनको दूर करना पड़ेगा, और कलेक्टिव, मैं उससे भी रिक्वेस्ट आपसे की थी, कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करेगी अगर सब मिलकर बात करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कॉमन पर्सन होना चाहिए। उसके अलावा ये बात नहीं बनेगी। उसके अलावा इलेक्शन आएंगे जाएंगे, फिर 2-5 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कि कॉमन मैन की जो लाइफ है, मेरा तो जाती नहीं तौर तो पे आप जो इस है चीज़ को पार्टी का माने भी ना कि नजरिया 2011 में आपसे गलती हुई। सबसे हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हमसे नहीं हुई। मैं शायद दोनों लोगों में से हूँ जो एडमिट भी करता हूँ, इतराफ भी करता हूँ, कन्फेशन करता हूँ, और उसकी बाद में कोशिश होती है कि दोबारा वो गलती ना हो। और पार्टी में भी यही बात होती है कि हमें अब जो है काफी बहुत कुछ हो गया पॉलिटिशियंस के साथ भी, तो अब मतलब। लेकिन मैं आज एक बात पे बड़ा हैरान था, अभी मैं राणा साहब की बात सुनूंगा वो क्या तजिया फरमाते हैं कि वही आज बिलावल भुट्टो साहब की फिर उन्होंने वो दोबारा साबित किया। आज उनकी ट्यून चेंज हो गई थी कि मैं कोई इस गाला मुल्क की सियासत नहीं करूंगा, बदतमीजी की हम सियासत नहीं करेंगे। और जिसको वो कह रहे थे 9 मई वाले वाक्य में, ज़ाहिर है हम भी कहते हैं तो वो दहशतगर्द थे, आज उनसे वो वोटों की भीख मांग रहे थे। ये बड़ा एक अजीब सा तजाद है, और ये खुला तजाद है जी। चलें, वो लोगों से भीख मांग रहे हैं, आपने उनके जो लोग थे मुनहरिफ हुए उनको आपने टिकट देके लोगों से आप भी वोट मांग रहे हैं, ये तो शायद इस सियासत का नहीं, उससे है ना। वो तो एक जमात, वो तो ठीक है की तरह एक जमात बन गई ना। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ज़रा सलमान मुजाहिद बलोच साहब, क्योंकि उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। जी जी सलमान भाई, प्लीज, सलमान भाई, ये बड़े पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें वज़ीर आज़म बनाओ, हम काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने सिंध में काम करके दिखाया, और सिंध का मॉडल लेके वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आप सिंध के शहरी हैं, मैं सिंध का शहरी हूँ, ज़रा मुझे मेरी याददाश्त ताज़ा फरमाएं कि क्यों हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएं, क्या काम किया उन्होंने? उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपको, सिंधु साहब को, और हमारे राणा साहब को, और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एहतजाज कोई नहीं रिकॉर्ड कराया। मुझे लगा कि शायद आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि मैं लाइन पे मौजूद हूँ, इसलिए मैंने आपकी तवज्जो अपनी जानिब दिलाने के लिए मैंने ये बात कही थी। काबिल एहतराम है मेरे लिए, आप भी और मेरे दोस्त भी। बिलावल भुट्टो साहब के लिए देखें, अगर मैं बात कहूँ तो बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, और आसिफ अली जरदारी के भी बेटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी लेगेसी तो है उनकी, नौजवान भी हैं माशाल्लाह। अब तो जो है वो उनके पास ये तजर्बा भी है कि मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो 16 माह के लिए। और आज ही मैं उनका एक क्लिप देख रहा था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक स्पीच में कहा कि कराची में 20 साल हो गए, प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे, लाहौर में आपने बहुत स्पीड से काम किया है, तो कराची को भी जो शहबाज की स्पीड की जरूरत है। बड़े हंसते बड़े मोहब्बत वाले अंदाज में उन्होंने ये बात कही। और अब जो है हम उन बिलावल भुट्टो साहब से सुनते हैं तो उनके मुंह से जो है वो शोले निकल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक सियासी कारकुन जब बनता है,
जब वो कहते हैं ना कि वो कुंदन जब बनता है जब वहाँ से वो भट्टी से निकलता है। तो बिलावल साहब की ट्रेनिंग तो हो सकती है सियासी तौर पर, जरदारी साहब ने उनकी ट्रेनिंग की है, लेकिन ना ही वो काउंसिलर का इलेक्शन लड़े कभी, ना ही वो कभी यूसी चेयरमैन रहे, ना ही वो कभी एमपी रहे। हाँ, 2018 में वो अपनी वालदा मोहतरमा की वजह से और भुट्टो साहब की वजह से वो पार्टी के शरीक के चेयरमैन भी बन गए, को चेयरमैन भी हो गए और फिर एमएनए भी बन गए और उनको ये मौका मिला प्रैक्टिकल सियासत में आने का। तो मैं समझता हूँ कि अभी आपने कहा ना कि हम उनको वजीर आजम क्यों बनाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब एक इलेक्शन अगर 2024 का इलेक्शन हो जाता है तो आने वाले वजीर आजम हो सकते हैं, क्योंकि वजीर आजम के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वालिफिकेशन हैं और कुछ तजुर्बात की बात भी है, फिर उनका प्रोफाइल भी है होता है, सीवी भी होता है, फिर अप्रूवल्स भी होती हैं। लेकिन ये क्या कि आप खुद ही जो है वो अपने आप को पेश करें और अपने आप के लिए बार बार ये कहें कि मुझे वजीर आजम बना दें। तो मैं ये कहता हूँ, मैं तो ये सवाल करता हूँ कि आपने जो फील्ड में पिछले 15 सालों में खास करके जो तरक्की की है, अगर वही तरक्की अगर आप लाहौर में करना चाहते हैं, वही तरक्की अगर आप पंजाब में करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि तौबा मेरी तौबा, क्या पेश कर रहे हैं आप वहाँ पे लाहौर में जाके कि कराची में हमने क्या बनाया? मेरे ख्याल में तो पेश करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि वो 300 यूनिट फ्री कर देंगे। आशिफ अब्बासी के शो में जब आशिफ अब्बासी साहब ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा खुश तो होने दो पब्लिक को, खुश होने में क्या है? अब वो कह रहे थे जी मैं इतने 1000 घर बना के दूंगा या इतनी नौकरियां दूंगा। तो देखिए उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब, मैं भी 5 साल एमएनए रहा हूँ और हम तो खैर ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं और हम तो नीचे से होकर आए, जिसकी चेयरमैन भी रहे, फिर 5 साल फिर हमने पार्टी में भी काम किया हुआ है, कारकुन बन के काम किया हुआ है, फिर एमएनए भी बने। हमें तो अंदाजा है कि पब्लिक की ग्रीवेंस क्या है, आम आदमी की क्या मुश्किलात हैं। लेकिन जो आदमी लाहौर की गलियों में किसी जाता है और वहाँ उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और वो कारपेट के ऊपर चल के जाता है, जब उसको यही नहीं पता कि गली में कीचड़ पड़ा हुआ है, गली में खड्डा है, गली में सफाई नहीं हुई, सीवरेज खुला हुआ है, तो वो कैसे आम आदमी की मुश्किलात को हल करेगा? आम आदमी का मसला आज लोड शेडिंग है, महंगाई है, गैस की लोड शेडिंग है, अमनो अमान का मसला है और बेरोजगारी है। ये मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं। अगर यही मामला था कि 16 महीने में आप कुछ ना कुछ तो करते, लेकिन 16 महीने में बिलावल साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो है वो इंटरनेशनल पर्सनल रिलेशंस को डेवलप किया, हेड ऑफ स्टेट से जाके मिलते रहे, अरबों रुपए उन्होंने जो है एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपने दौरों पे लगा दिए। मेरे ख्याल में 16 माह का अगर हिसाब लगाएं 16 माह का अगर हिसाब लगाएं तो वो 2 माह भी शायद एज ए वजीर खारजा पाकिस्तान में नहीं रहे, तकरीबन उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया घूम ली। तो जाती खर्च पे जाने का कहते हैं। मैं तो नहीं समझता कि उनकी पार्टी इन्होंने नामजद कर दिया है, उनकी पार्टी की मर्जी है, लेकिन अवाम में मेरे ख्याल में अभी तक वो पजेराई नहीं है कि वो अवाम उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में देख रही है, कबूल कर रही है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी उनको और सीखना है और तजर्बा हासिल करना है और सियासी तौर पर और कुंदन बनना है। सिर्फ ये क्वालिफिकेशन ना हो कि बेनजीर के बेटे और जरदारी के बेटे तो वजीर आज़म। सलमान भाई, अभी हमारे पास सियासी कुंदन है कौन? पर देखें, जो इस भट्टी से निकल कर आया है, जिसने मारे भी खाई हैं, जिसने अपोजिशन भी की है, जिसने इस्टेब्लिशमेंट का सामना भी किया है, जिसने मार्शल के दौर भी गुजारे हैं, जिसने जेलें भी भुगती हैं, जिसने जाली मुकदमा भी भुगते हैं और जो अवाम के अंदर पॉपुलर भी है। और अगर मैं कहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं, ये गलत नहीं होगा, पूरे मुल्क पाकिस्तान में सजा है। जरदारी साहब ने भी अपने आप को पेश कर दिया था, मैं भी वजीर आजम को उम्मीदवार हूँ। उसके बाद बिलावल साहब दुबई चले गए नाराज होके। मौलाना फजलुर रहमान भी पेश कर रहे हैं अपने आप को। तो कह रहे मुझे सदर बना नहीं, वो वजीर आजम के लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब, अगर ये फॉर्मूला काम नहीं किया तो अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी। किसी जमात को मेरे ख्याल में मेजोरिटी नहीं मिलेगी और शायद जफरुल्लाह जमाली वाला फॉर्मूला दोहरा दिया जाए या अनवारुल्लाह ताकर वाला फॉर्मूला दोहरा दिया जाए और ऐसा अननोन शख्स आ जाए जिसका हमें पता नहीं था। अच्छा जी, ये फार्मूला यानी अभी पड़ा हुआ है। मैं खैर चलें राना साहब को इस पे उनका कमेंट लें। राना साहब, हमें देखें अंदाज़ा ही नहीं है कि सियासी कुंदन जो है इस मुल्क में
इन सारी वजूहात पे बनता है। ये तो हमें अंदाज़ा था कि ये चीज़ें होंगी, ये खासियत होगी, ये चीज़ें झेलेगा, उसके बाद ये कुंदन कहलाएगा। लेकिन सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में अब सियासी कुंदन के तौर पर मौजूद हैं, बाकी कोई नहीं है। फिर आप क्यों नहीं मानते कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे? सलमान भाई की जो बात है, जो इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई अहलियत होती है, तो मैंने बस इनसे वैसे पूछना था अपनी मालूमात के लिए कि जब आप एक ऐसे बंदे को जो वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम होता है और उसको बुला के कहते हैं आप आज से वज़ीर आज़म है, उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी पाकिस्तानी नहीं होता, तो कोई वो ये अहलियत उस पर लागू होती है या नहीं होती? और एक बंदा जो 13 साल की सजा याफ्ता है और अदालतें उसे तलब कर रही हैं और वो नहीं आ रहा, और उसके बाद अचानक वो सारे केसेस खत्म होकर वज़ीर आज़म बन जाता है, तो क्या ये भी अहलियत में ही शुमार होता है? और क्या ये भी अहलियत में शुमार होता है कि एक बंदे को चारों तरफ हम एक कर्फ्यू लगा के कहें कि भाई ये बंदा अकेला फिरेगा, गलियां सुंजी हो जाए, तो क्या अहलियत का म्यार ये भी होता है? और फिर दूसरी चीज, सलमान भाई जो बात कर रहे थे कि कल तक बिलावल जो थे वो इनके गुण गाते थे और आज उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि कल तक तो एमकेएम भी कराची ऑपरेशन की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब को करार देती थी और कहती थी हमारे नौजवानों के हलाकत में वो नवाज शरीफ शामिल है। तो अचानक इनका जो ये लहजा बदला है, तो बदलता है रंग आसमत कैसे कैसे, मैं तो हैरान होता हूँ अपनी सियासी क़यादत पे। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं नहीं चाह रहा कि कोई फिर एकदम मुझ पे चढ़ाई करे, मैं वैसे मेरा भी हक है, कुछ सवाल है पैदा हो जाते हैं मेरे दिमाग में कि ये किस तरह हो जाता है ये सारा कुछ। अगर बिलावल 17 माह बाद भूल जाता तो एमक्यूएम कैसे भूल जाती है? बहरहाल मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि आपने कहा जी क्यों नहीं बन सकते, तो बिल्कुल बन सकते हैं भाई, वो क्यों नहीं बन सकते? ये मुल्क, ये वसाइल, ये रियासत, ये आइन, ये सब उनके लिए है। आप देखें ना, मरियम साहिबा की जो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें थी, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने मांगी, मिल गई। इमरान जेल चला गया, नाअहल हो गया, उनके वालिद साहब के केसेस सारे खत्म हो गए। फिर उन्होंने कहा मैं देखती हूँ ये एजाजुल हसन चीफ जस्टिस कैसे बनता है। एजाजुल हसन साहब ने भी हाथ जोड़ के इस्तीफा दे दिया। तो भाई ये रियासत, ये कानून, ये सारा कुछ इनका है, बिल्कुल ये बन सकते हैं। बल्कि ये चाहें तो मैं तो आज एक फार्मूला भी दिया है कि भाई इसमें चीफ जस्टिस, वजीर आजम, सदर, स्पीकर और आईजी पंजाब, इन सबको मिला के एक ओहदा बनाया जाए और वो मियां साहब को दे दिया जाए और कहा जाए ये मुल्क आपके हवाले। क्योंकि पहले 3 दफा आपने इस मुल्क को बामे अरूज पे पहुंचाया, भूखी नंगी कौम को आपने अल हुदैबिया पेपर मिल दी कि बच्चे काम करें और मौजे करें, अल अजीजिया मिल दे दी, एवन फील्ड दिया कि बच्चे वहां जाके सैर करें, खेलें कूदें, कौम के बच्चों का आपने ख्याल किया। तो एक बार और मौका देना चाहिए कि आप और जितनी खिदमत थोड़ी बहुत रह गई है ना वो भी कर लें। और पाकिस्तान तो वैसे भी अब मुआशी तौर पे उस जगह पहुंच चुका है कि जहाँ पे कोई मजीद मेरा ख्याल है खिदमत की गुंजाइश रहती है। सिंधु साहब देखें, आपके चौथे मरतबा का जो मौका है उसको लेकर राना साहब किस तरह से तर्जुमानी फरमा रहे हैं आवाम के जज्बात की, या चलें एक फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी की, कि क्योंकि देखें ना अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, आपकी बरीयत भी है, मामलात बड़े अच्छे हैं, आप चौथी बार वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं, लेकिन वो जो इस कौम को बेचा गया सौदा कि आप नाअहल हैं, आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप भारत के साथ बैकडोर जो है वो राब्ते बरकरार रखने की, बहाल करने की कोशिश करते हैं अपनी तिजारत के लिए, आप लंदन में जायदादें बनाते हैं, वो दाग कैसे धुलेगा? वो जो इस नौजवान नस्ल को बेचा गया जो ख्वाब, उस पर बात की आपने? जी, मैं राना साहब की कभी किसी बात का माइंड इसलिए नहीं करता, मैं रोजाना उनको सुनता हूँ जब उनका प्रोग्राम आता है और उनका हक का इख्तिलाफ राय रखना। मैंने इख्तिलाफ राय जो है ये इत्तेहाद राय की बुनियाद बनता है। जो सलमान भाई ने बात की है, सलमान मुजाहिद बलोच भाई ने, उनका मतलब जो था वो बड़ा, उन्होंने एक यही बात नवाब नसरुल्लाह खान ने की थी कि मैं फलां बंदे को किस तरह से मान लूँ, उसको ना मैंने कभी जेल में देखा, ना कभी मैंने रेल में देखा है। ये सियासत में बड़ा, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे, फिर इस तरह में मुझे पता ये 5 साल MNA भी थे, तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। लेकिन दूसरा ये फरमा रहे थे सजा याफ्ता, कन्विक्टेड वो होता है जिसकी सारी अपीलें खारिज हो चुकी हों। मैं लीगल लैंग्वेज में, चूंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, बलोच साहब मुझसे सीनियर हैं, वो होता है इनकी अपीलें पेंडिंग थी और जो 3544 लोग थे अकामा में, उसमें से एक बंदे को सिंगल आउट किया गया, उसका ट्रायल किया गया
जिसमें मोहतरम आसफ सईद खोसर साहब ने लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन। उसके बाद जो 5 हीरे ढूंढे थे साकिब नसार ने, वो कहते हैं किसी का साकिब नसार ना बिछड़े, उसने भी ये कहा वाजिद जिया ने कि एलिगेशन कोई नहीं है करप्शन का। फिर उसके बाद अभी जो एमन फील्ड का और अल अजीजिया का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस था, वो जो बलीज सर, मैं उस टीम में था, मौजूद था वहां पे, और वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां पे। सिंपल मैंने देखा, राणा साहब ये बात को समझेंगे, लेकिन सलमान मुजाद बलोच भाई अच्छी तरह से मेरे को, वो ट्रायल के वकील भी है सारा कुछ, कि फोटो कॉपीज पे आप फोटो कॉपीज पे लेके उनको दे रहे हैं, कन्विक्शन कर रहे हैं, और जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसमें फोटो कॉपी जो वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, तो इसलिए वो बरी हुए हैं। और अगर ये बरी होना उनका कोई नेगेटिव पॉइंट है तो मैं तो इसको नेगेटिव नहीं समझता। दूसरा, अल अजीजिया में भी, एवन फील्ड्स में भी, और अगर ये नायदे की मुद्दत आप लोगों का देखिए, दोहरा आप देखिए, ये चकवाल से बंदयाल तक, फैसल वावडा का केस आता तो कहते हैं जी ये ड्रैकोनियन ला है, और लेकिन आखिर उसी जजमेंट के याद नाली करने वाले वो भी उमर साहब बंदयाल साहब थे, जिन्होंने ये जजमेंट लिखी थी उस वक्त, ये याद नाली होगी, जिसका हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 62 में जिक्र ही नहीं है, और आर्टिकल 62 और 63 को मिला के पढ़ना पड़ेगा एट जस्टिफिकेशन। लिहाजा इस बात पे ये कहना कि वो कन्विक्टेड है, नहीं। आखिर में उनको क्या किया कि अकामा का तो केस ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उस पे उनको सजा दे दी कि आपने बेटे से नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, ये तासुर बनाया गया, मैं तो तासुर की बात कर रहा हूँ। तासुर किसने बनाया? गालिब गलोच ब्रिगेड वालों ने, हाँ। कि चोर फलां। अब कहते हैं कि जी मैं इनसे बात करना चाहता हूँ सबसे, एक बंदा खूह से डेग गया, पंजाबी तो नहीं समझ जाओगे, राणा साहब तो समझते ने, तो वो तो खूह से अपना रोप चढ़ रहे कि मैनू इत्थों कढ़ लो, नहीं तो मैं किसी पासे मुंह कर जाना जी। और उन केड़े पासे जाना है? इमरान खान साहब ने खूह च दबिया डिगे ने। और इतना मतलब देखो, सियासत में दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। आप मुतहदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहे थे, हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, बातें होती हैं, हम भी करते हैं उनको, वो हमें करते हैं एक दूसरे को, जिस तरह आप आजकल सियासत का मौसम है, बट इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल अपने जो सारे दरवाजे हैं वो बंद कर लें। और उस हवाले से हालांकि जितना आजकल राणा साहब जोर लगाते हैं टीवी पे अपना मदद साहब के साथ बैठ के, और बड़ा पूरा मैं बड़े गौर से सुनता हूँ और इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करता हूँ कि इख्तलाफे रहे, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि सियासत को एडमिटी है, या मैं इनकी इनसे अपना मेरे से सीनियर है। मैंने उससे भी कहा था कि ये एक एसेट है हमारा, और आज भी मैं ये कहता हूँ कि ये गुंजाइश तो रहनी चाहिए कि हम इख्तलाफ भी करें और उसको अगले की बात सुने भी, गले पड़ जाना तो मैं बिलोजी कभी जाऊंगा भी नहीं थी ऐसी बात किसी पे भी। मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, इससे पहले कि मैं ब्रेक ले लूँ, फिर सलमान भाई भी गिला करें। सलमान भाई, आज मैं आपका भरपूर ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ये बात नोट कर लें ये चीज़ अपनी डायरी में। खैर, नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, इतना भी ख्याल नहीं करना ना कि फिर मामलात कहीं और चले। सलमान भाई, ये जो राणा साहब ने बात की है, देखें मैं ख़ुद भी कराची से मेरा ताल्लुक़ है, हमने सारी ज़िंदगी कराची में जो मामलात देखे 2016 से पहले, वो तो ठीक है, वो तो एक वन मैन शो था ना। उसके बाद बहुत सारे मामलात का आप क्रेडिट देते हुए नून लीग को नज़र आए, ख़ास तौर पर 2016 के बाद की सिचुएशन में भी आपने नून लीग को लताड़ा। उससे पहले जो एक सख्ती का मामला था उसमें भी आप नून लीग को, रेंजर्स के इख्तियारात पर आप ज़ाहिर है चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो अब कैसे फिर बैठ गए? क्योंकि फिर आप उस कारकुन को कैसे मुंह देंगे जिसको आप कहते थे कि यार वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अब आप उसी कारकुन के पास वोट भी मांगने जाएंगे, साथी के पास अपने। उबैदुल्लाह सिद्दीकी भाई, एक तो मैं बिल्कुल आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप जो जिस तरह से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और अपने मेहमान को पूरा बोलने का मौका देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, मैं उससे शुक्रगुजार भी हूँ आपका, और आपकी मोहब्बत है। हाँ, राणा साहब का बड़ा एहतराम है, राणा साहब बड़ा अच्छा तजिया करते हैं, हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है और हम उन्हें सुनते हैं, उनसे पूछते भी हैं। लेकिन नून लीग का जवाब तो सिंधु साहब ने दे दिया, लेकिन जहाँ तक एमसीएम की बात थी, ऑपरेशन की बात थी, बिल्कुल 92 में हम नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी थे और ये कहा गया था कि वो धारेल के खिलाफ ऑपरेशन होगा, लेकिन वो रुख जो है वो एमसीएम की जानिब मोड़ दिया गया। उसके बाद जब 97 में ऑपरेशन के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए बेनजीर साहिबा की हुकूमत खत्म करने के बाद, 97 में एमसीएम मेजोरिटी पार्टी थी और नवाज शरीफ साहब ने लियाकत जफर साहब को उसका वजीर आला नामजद किया और एमसीएम ने माजी को फॉरगेट करते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड नेशन नवाज शरीफ साहब का साथ दिया। उसके बाद फिर हकीम सईद साहब का मर्डर हो जाता है, फिर वो हम पे आ जाता है, जो कि बाद में अदालतों से बरी हो गया, फिर ऑपरेशन का आगाज हो जाता है। तो ये 3 ऑपरेशन है जो एमसीएम ने भुगते, और इत्तेफाक की बात है कोइंसिडेंट करें नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014 वाला भी जो है वो जो एक ऑपरेशन था जो एक पूरे पाकिस्तान में किया गया, कराची में भी हुआ,
तो हमें देखिए, अगर हम माजी को पकड़ के लकीर के फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें माजी को तो भूलना होगा। और अब ये PMLN का कंसर्न है, शहबाज शरीफ साहब का कंसर्न है कि वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बाद में अवाम वोट देंगे उनको और उनकी मेजोरिटी आएगी तो वो मिल मिला के बन ही जाएंगे। लेकिन मैं राणा साहब की इस बात का तो मैंने कोशिश की गुजारिश करने की। कल का जो देखिए, आपने अभी 22 अगस्त की बात की ना, 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान तो वो था, वो एक गाय थी जिसको गिरा दिया गया था, जिसके पाँव बांध दिए गए थे और उसके ऊपर सब चढ़ के बैठ गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक MQM पाकिस्तान को पहुंचाया और कल आपने देखा कि कराची में बागी जिना में मज़ार कायद के सामने MQM पाकिस्तान का एक इंतहाई सेहरंगेज पुरअसर और अवामी पावर शो हुआ और हमने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अवामी ताकत को दोबारा से जमा किया। तो मैं इससे अपने जिम्मेदारान को, कारकुनान को, कन्वीनर को, रास्ता कमेटी को अपनी जानिब से बरकरार से मुबारकबाद भी देता हूँ। तो मेरे ख्याल में राणा साहब को इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम उठे हैं और अभी हम उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर सियासी जमात का ये हक होता है, हर सियासी कारकुन का, रहनुमा का एक हक होता है कि वो अपना अपना मंशूर पेश करे, अपने मंशूर की बुनियाद पे इलेक्शन में आए, अपने वोटर के पास जाए, वोटर को सलमान भाई, मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है, यहीं से वापस आते तो आपसे फिर इस बात को आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले सलमान मुजाहिद बलोच साहब भी फरमा रहे थे कि आवाम के पास जाएं, मंशूर लेकर जाएं और आवाम फिर डिसाइड करें क्या होता है। लेकिन सलमान भाई, जिन लोगों से आपने हाथ मिलाया और जिनको आपने कहा है कि आप अगर वज़ीर आज़म बनने वाले होंगे तो हमारे वोट भी आपके पास आएंगे, उनका मंशूर नहीं आया, उनका क्या करें? उबैदुल्लाह भाई, देखिए, MQM पाकिस्तान ने अभी 1.5-2 माह पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, उसमें आप भी आए थे बतौर गेस्ट ऑब्जर्वर, और हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है प्रपोज की है, और हमने ये भी कहा है कि जो हमारी अमेंडमेंट को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा, हमारे वोट उसके लिए होंगे। सेकेंडली, जिस तरह से राणा साहब ने कुछ बातें कही कि आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है, माशरा भी इजाजत देता है, ये इलीट क्लास है, 2% के लोग, 2% के लोगों, ये सब कुछ बन सकते हैं। बड़ी खूबसूरती से राणा साहब ने दरिया को पुर्जे में बंद किया। मैं आपको बताऊं कि अगर 62 से अगर आप उठा लें अयूब खान के दौर से, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के डैडी कहा करते थे, और उनके दौर में इसी बुनियाद पे, इसी क्वालिफिकेशन पे वजीर खारजा बन गए। उसके बाद अगर आप 71 में आ जाए, जब पाकिस्तान 2 अलग हुआ, तो याहिया खान ने जो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया था? भुट्टो साहब को बनाया था, और वो 2 साल तक चलते रहे। उसके बाद इलेक्शन में जो है मेरे ख्याल में वही सिलसिला हुआ, वहीं से धांधली का सिलसिला शुरू हुआ। इनफैक्ट धांधली का सिलसिला अयूब खान के इलेक्शन से शुरू हुआ, जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीती हुई थी, लेकिन उनको हरवा दिया गया और अयूब खान साहब जीत गए। 77 का इलेक्शन देख लें, जिसके ऊपर 9 सितारे सारी जमातें खड़ी हो गई और सबने कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन है, मार्शल आ गया। उसके बाद 85 कुछ पहले सलमान भाई आप कह रहे थे कि माजी को भूलना होगा पीपल्स पार्टी का, तो आप माजी नहीं भूले? मैं याद तो दिलाऊं ना आपको, मैं अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट को ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी भाई, कि इस मुल्क पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के बगैर कोई भी वजीर आजम नहीं बनता, कोई भी हुकूमत नहीं बनती, चाहे वो 72 का इलेक्शन हो, 77 का हो, 85 का हो, 88 का हो, 1990 का हो, 1993 का हो, 1997 का हो, 2002 का हो, 2008 का हो, या 2013 का हो, या 2018 का हो। और कहते हैं ना कि बस वो जो मिजाज यार में आए। तो अब मेरे राणा साहब ने कहा ना कि मैं समझ गया, भी नहीं था, जिसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, उसको लाके बना दिया। बाद में उसके बाप की कब्र भी लाहौर में निकाल दी गई, वो फातिया करने भी गया, उसको पहले पता ही नहीं था। चलें, कोई बात नहीं, जो मिजाज यार में आए, बड़ा खूबसूरत जो है ना मामला आपने समेट दिया। ऐसे अभी मैं आपको बताऊं, देखिए, अभी आप अगर मेरे दोस्त सेनेटर साहब काकर साहब, जब ये अपोजिशन लीडर और वजीर आजम पाकिस्तान नाम तय करने के लिए बैठे, राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जब बैठे नाम तय करने के लिए, 2 मीटिंग हो गई, उनको पता ही नहीं था किसने बनना है। तीसरी मीटिंग में राजा रियाज साहब पूछे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि अजराए मजाक के तेनू पता है केदा ना है? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको पता है किसका नाम है? तो एक पर्ची निकाली गई, जब पर्ची खोली गई तो उसमें अनवर काकड़ का नाम था, तो वो वजीर आजम बन गए। अभी भी अगर आप देखें, अगर ये रियलिटी है, इसके ऊपर जाना होगा आपको। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत डल रही है, जो इस्लामाबाद में अलर्ट आ गया है, कराची में अलर्ट आ गया है, रेड अलर्ट जारी हो गया है,
अब मैं आपको बताऊं कि टीटीपी ने कराची को विलायत का दर्जा दे दिया है। उन्होंने बात है विलायत का दर्जा ये है कि उस शहर को उन्होंने अब टारगेट करना है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो तकरीबी कार्रवाइयाँ करनी है। इसी तरह इस्लामाबाद की हालत है, हर जगह ये अल्लाह खैर करे। यकीनी तौर पर इसके लिए तो जो हमारे हर जगह ये अफवाहें गॉसिप है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। तौर पर इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो तो अपनी दिन रात कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी कामयाबी के लिए दुआ भी करते हैं। मैं ज़रा सलमान भाई आपकी इजाज़त से राना साहब को भी अब शामिल गुफ्तगू कर लूँ। राना साहब, ये बातें देखें कितनी खूबसूरत लगती हैं, भली लगती हैं सुनने में कि माजी को भूलना होगा। सलमान भाई ने खुद बोला और उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी के माजी को आपके सामने बयान भी किया। वो माजी को भूल कर मामला अल्लाह पे छोड़ने वाले भी आपके साथ बैठे हुए हैं, वो वापस आए, उन्हें फिर याद आ रहा है। तो ये, और जो तीसरे साहब हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, वो भी कुछ नहीं भूल रहे हैं। तो इस माइंडसेट के साथ तो इस मुल्क में फिर आगे तो नहीं बढ़ेंगे, हम तो फिर फंसे ही रहेंगे, कोई 70 की दिहाई में, कोई 90 की दिहाई में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे इर्द गिर्द मेरे मोहल्ले में जितने में, तो आप कभी मेरे घर आए और आपको एड्रेस ना आता हो, किसी दुकानदार से पूछें, वो आपको डायरेक्ट ले आएगा। अच्छा। क्योंकि मैंने सबका उधार देना है, तो सारे मेरे घर से वाकिफ हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं उन्हें रोज कहता हूँ कि माजी को भूल जाओ, मैंने जो पैसे लिए थे उन्हें खत्म कर दो, तो वो मानते नहीं है। अब मैं सलमान भाई की बात उन तक पहुँचाऊंगा कि माजी को भूल जाओ, क्योंकि जिन लोगों का माजी नहीं होता वो ऐसा लगता है कि अभी अभी दरख्त से टपके हैं। तो कौमें माजी से जुड़ी होती हैं और शख्सियात भी और पार्टियां भी। एमकेएम मैं इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसमें कोई शक नहीं कि एमकेएम किसी दौर में हमें ऐसा लगा था कि शायद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की एक जमात जो है वो सामने आ रही है और वो ये बुत तोड़ देगी ये ताक अमीरों के, चौधरियों के, वडेरों के। लेकिन बदकिस्मती से एमक्यूएम एक ऐसी खूबसूरत लड़की बन गई कि जिसे इजी लोड जिसने भी कराया वो उसके साथ चली गई। अच्छा। तो और वो उसका जो एक तशख्खुस था वो क्या कहते हैं खत्म होके रह गया। अल्लाह करे ये अपनी वापसी करें, वो वाली वापसी ना करें जिसमें भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और बोरियों से लाशें, वो ना हो और ये पॉजिटिव उसमें जाए। हम इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि कराची के जो वोटर हैं उन्हें कराची की क़यादत ही मिले, हम तो बिल्कुल चाहते हैं ये। और मुझे उम्मीद है कि एमक्यूएम माजी की गलतियों से सीखेगी भी। और ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहे आज के इनके ओहदेदार के, ये इन्होंने इस तरह मरवाए बंदे, वो कहते थे उन्होंने मरवाए, वो कहते थे ये चाइना कटिंग में है, वो भी भूल जाएंगे क्योंकि माजी को भूल जाना चाहिए, अच्छी बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वैद कि इन सारी चीजों के बावजूद जो अभी इन्होंने सलमान भाई ने भी कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यूं करती है, इनसे पूछें कि मैंने तो वोट इन्हें देना है, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना। मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान नहीं पकड़ना, मैंने तो उसका वो गिरेबान पकड़ना जिसे मैंने वोट देना है। वो अगर मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, वो कभी इस्लाम के नाम पे, कभी सोशलिज्म के नाम पे, कभी लिबरलिज्म के नाम पे, रोशन ख्याली के नाम पे, जब वो कहते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो आगे से वो जाके बिक जाते हैं और वो जमहूरियत की खिदमत अगर वो ये समझते हैं कि वो कहें कि देखिए हमने आपके खातिर अपनी कमर में दर्द करा लिया, हम डिग्गी के अंदर बैठ बैठ के जाते रहे, तो लोग कहते हैं कि ये वो कंधों पे आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में पहली दफा मैंने देखा है कि वो घुटने पकड़ के भी लोग आते हैं। तो अगर इस तरह जमहूरियत की खिदमत करनी है और ये जो आप इलेक्शन खेल रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं बचपन में गुड्डे गुड़िया का ब्याह करते थे तो वो खेल लेते थे। हमें ये होता था कि नहीं भाई नहीं, तुमने ये चीजें कुछ पूरी करनी है। आज का सियासतदान कहता है माजी को तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ भाई, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बता दें कि कल जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ और इमरान खान तालियां बजा रहे थे, आज इमरान खान के साथ हो रहा है तो नवाज शरीफ क्यों तालियां बजा रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं वो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कहते कि नहीं कब तक ये वज़ीर आज़म जो है इसी तरह रुसवा होंगे और कब तक वो हम इस तरह चलेंगे? अपने अपने दायरे में फंसे हुए, यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। खैर खलील ताहिर सिंधु साहब, ये बात आपसे क्या करनी कि वो अगर आज मुश्किल में तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे? आप इस पर यकीनी तौर पे कोई डिप्लोमेटिक से जवाब दे देंगे, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए और अदालतों में साबित करें। और ये और वो आपके लिए भी अदालतों में खैर साबित तो किया गया था मामलात को। मैं अब पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका मंशूर है जो आ रहा है और आने वाला है, ये 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के दिन के लिए या ये 5 साल मंसूबा है? आज खलील ताहिर सिंधु साहब की इजाज़त से दूंगा अब इस बार में मिनट। खलील साहब आपकी इजाज़त है? सलमान भाई को 1 मिनट दे दूं?
हैं? दे दे सर, दे दे सर दे सलमान भाई भाई, बोल। टाइम दे। सर एक मिनट लूंगा। जी देखो अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, आपने पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं बुलाया, लेकिन राणा साहब की बातें सुन के ये लग रहा है कि वो यहाँ पे अच्छी तरह से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका निशाना एनपीएम। मुझे पीटीआई के उससे तो निकाला आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी तक तो नहीं। वैसे राणा साहब पे पीटीआई का इल्जाम लगता है। राणा साहब सुन लेना। अब आपने इतनी मैं कहूँ कि वो इतनी बेहुदा बात कह दी कि एनपीएम वो लड़की है जिसको इजी लोड कराए चली जाए। मेरे ख्याल में हम तो कोई ऐसा काम नहीं करते। अगर आपके ये काम है तो फिर आप ही जाने। और एनपीएम तो वो जमात है जिसके पास लोग आते हैं अपना वोट मांगने के लिए, हम उनको वोट देते हैं, हम किसी के साथ जाते नहीं है। और दूसरी बात आपने कही कि जी भत्ताखोरी और फला और ढिंका, एनपीएम पाकिस्तान के खिलाफ आज भी कोई भी इल्जाम अदालतों में साबित नहीं हुआ। ये तमाम वो बयानिया है जो हमारे खिलाफ बनाया गया था। और 92 में तो भाई नक्शे भी निकाले गए थे जिन्होंने निकाले थे, उन्होंने उनको जो है वो बाद में डिस्कार्ड किया। तो नवाज शरीफ साहब इस बात का रिग्रेट कर चुके हैं, PMLN इस बात की रिग्रेट कर चुकी है। आपके जो सदर पाकिस्तान से जरदारी साहब, वो जब आए थे वोट मांगने के लिए, उन्होंने 90 पर आके सिंधी टोपियों का तबादला किया था। एनपीएम पाकिस्तान के जो माहौरा अदालत कत्ल किए थे शोधा, उनके शोधा कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने माफी मांगी थी। तो आप बिलावल के लिए क्यों इतना पर्सनल हो रहे हैं? जरदारी साहब के आप परचेज क्यों नहीं बता रहे, जिनको जो है वो 20% से 100% से ले गए? आप 15 साल जो पीपल्स पार्टी की करप्शन का दौर है उससे क्यों नहीं बात कर रहे? यहाँ पे लियारी गैंगवार भी थी, यहाँ पे उजैर बलोच भी था, कराची में जो है माफिया काम करते हैं। आपने चाइना कटिंग की तो बात कर दी, आपने गोट कटिंग की बात नहीं की, आपने दीगर सियासी मामला की बात नहीं की। या जो उर्दू बोलने वाले लड़कों को शनाख्ती कार्ड देख देख के जो लियारी गैंगवार ने कत्ल किया, जो जुल्फिकार मिर्जा जिसको अपनी वो कॉमन कमेटी कहता था, आपने उसकी बात नहीं की। आपने एनसीएम की तो बैशिंग कर दी, आपने नून लीग की बैशिंग कर दी। तो राणा साहब, आप तजिया चाह रहे हैं तो तजिया जो है बैलेंस होता है, इल्जाम नहीं लगाए जाते। अगर आपको पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बन के यहाँ बैठना है, आप बैठिए। सलमान भाई आपका पॉइंट आ गया। इस किस्म की बातें आपको जेब नहीं देती राणा साहब। आप सलमान भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर आपका पॉइंट आ गया सलमान भाई। ये जो लड़की वाली बात है ना, लाहौर में उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। मैं भी 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मेरी ये तरबियत नहीं है कि मैं ऑन एयर इस किस्म का नाम दूं। नहीं, प्लीज नहीं। राणा साहब के पास मैं खलील ताहिर सिंधु साहब की टर्न के बाद जाऊंगा, ताकि तब तक कुछ माहौल को हम थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लें, डिफ्यूज़ कर लें सिचुएशन को। सिंधु साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, वो जो मंशूर है वो इसी इलेक्शन इसी साल का है या वो 5 साल मंसूबा है? किधर रह गया सर वो? अब आप बोलेंगे कारकर्दगी मंशूर है। देखिए, मंशूर तो मैं बात करता हूँ, मंशूर हमारी कारकर्दगी पहले ऑलरेडी यहाँ है और सबने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया और हर चीज। सर लेकिन मसला ये है ना कि वो 2016-17 वाले, एक सेकंड से सिंधु साहब सॉरी, वो जो 2016-17 वाली कारकर्दगी है वो डेफिनेटली उन हालात के मुताबिक आपके पास एक रीजनेबल आर्गूमेंट है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप उसको एक सेलेबल आपका पॉइंट है। अब 2024 के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, मुश्किल हैं। IMF का प्रोग्राम पहले से सख्त होगा, तगड़ा होगा, हमारे खारजा सतह पर कई नए चैलेंजेस हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तो ले आए ना सर? मेरी बात सुने, उसमें मैं करता हूँ बात आपको मंशूर पे भी। मंशूर हमारा बेसिकली अवामी खिदमत है, वो हम करेंगे, डेफिनेट करेंगे। और अल्लाह पाक ने अगर इसे दी तो आज का रात को ये शिबाशी साहब इंटरव्यू दिया सलीम साफी को, तो उन्होंने कहा कि अगर बादल को इज्जत मिलती है या किसी और जमात को कोई बनाता है प्राइम मिनिस्टर, हमें वो काबिल कबूल होगा जिसको अवाम चुनते हैं। मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ अपने इंतहाई मोहतरम राणा साहब से। राणा साहब की उससे भी लड़ाई होगी थी। राणा साहब, आपको बहुत दुनिया सुनती है, आपको शायद अभी अपनी उस काबिलियत का होगा अंदाजा, क्योंकि आप बड़े पुराने हैं। आप भुट्टो साहब के लिए भी जेल गए थे 5 साल, जब भुट्टो साहब को सजाए मौत हुई थी। आज का जो यक वक्त आप दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें भी, जब आप कमर दर्द की बात कर रहे थे, मुझे पता आपका जहाँ पे निशाना था शहबाज शरीफ साहब पे, उसको भी तो देखे ना, जो शरीफ को बाप कहता था, बाद में उसको यजीद कहता था, फिर मीर जाफर कहता था, फिर मीर सादिक कहता था, और उसी शाम को दोबारा मीटिंग करता था ऐवान सदर में। इमरान खान अलवी साहब उसकी मीटिंग कराते थे और वहां पे वो ताहियात उसको सदर बनाता था। और वहां में किसी के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि ऐसे एलिगेशंस जो है, ये कमर दर्द का बीमारी का बहाना, ये बीमारी किसी को भी खुदा माफ करे। जिस तरह कसूर नवाज साहब की बीमारी पे मजाक उड़ाते थे एतजाज आसिफ साहब या दूसरे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मरगी दिखाना पड़ेगा, जब मरगी तो फिर कहते नहीं हाँ बीमार थी। इसलिए हमें इन बातों की तरफ ना अगर जाया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मतलब हम जिस तरह आपने वो मिसाल दी, मुझे भी जाती तौर पर वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपकी एक इज्जत है आपकी, मैं हमेशा आपको, मैं उस पर उस सतह से नीचे नहीं उतरूंगा कभी भी।
तो दूसरे नंबर पर ये है कि मंशूर हमारा सिद्दीकी साहब तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगर वैसे मंशूर लिखना तो 10 लाइनें मैं तो अभी आप मुझे दे कितने मंशूर लिख रहे हैं, 5 मिनट में सारे लिख दूंगा। लेकिन बात यह है कि जो आपने काम कर सकते हैं, आम आदमी की अगर आप जिंदगी चेंज कर सकते हैं तो उसमें वक्त तो लगता है। मतलब जो कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। ये वक्त लगेगा, लग गया है। अभी आज उसकी झलकियां आ रही, सारा कुछ बन गया है। और ये हमारा जो मंशूर है वो मिलकर खिदमत करना। जहां तक एमकेएम की बात है, एमकेएम वाकई एक मतवस्त लोगों की जमात थी, और अभी जो मुतहदा कौमी पाकिस्तान है वो बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं शुरू से, मेरा भी कराची में आना जाना रहता है कि उनका जो तंजीम साजी है या उनके आपस में जो उनका इत्तेहाद है या इकट्ठा, एक इशारे पे वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये बड़ी कम जमातें होती है ऐसी जिस तरह से लोग जो है इकट्ठे होकर मिलकर काम करते हैं। बाकी एलिगेशन तो लगते हैं, फिर उनके पछतावा भी होता है, ये भी होता है, ये होता रहता है काम। लेकिन इस लेवल पे नहीं, हमें एक दूसरे से थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो शायद ये मुल्क की बेहतरी के लिए और कॉमन मैन जो है उसकी बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। राना साहब चलें जी, मंशूर तैयार है। राना साहब आप तैयार हैं इस मंशूर को पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि कितना इनकलाब? हमारा मंशूर नहीं पड़ेगा राना साहब। नहीं, मैं ना सबसे पहले तो सलमान भाई को कहना चाह रहा था कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो तशबीहात तलमीहात में कही जा रही होती है, उसका मतलब कहीं कुछ वो नहीं होता जो लफ्ज चल रहे होते हैं। और वो शायद लड़की से खफा हो गए। मैं कहता हूँ कि एमकेएम वो बहादुर गबरू नौजवान है जो हर नई आने वाली हुकूमत को फंसा लेता है अपने साथ। अब मेरा ख्याल है खुश हो जाएंगे वो, और ये कि वो हर हुकूमत के साथ चलता जरूर है, बाद में चाहे गालियां दे तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मंशूर की जहाँ तक बात है, ताहिर भाई मुझे अगर अपना मंशूर भेजेंगे तो मैं इनको खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ मैं पढ़ूंगा। अगर मंशूर भेजेंगे, वो तो अभी उनसे ही नहीं निकल पा रहा, बुजुर्गवार खलील ताहिर संधू साहब ने नहीं पढ़ा है नहीं, उन बुजुर्गवार से नहीं निकला पा रहा है जो 2 माह से उसके साथ चिपके में। पता नहीं उसमें कौन सी रॉकेट साइंस वो बना रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही। और फिर कौन सा मंशूर ताड़ी गल हो गई है उत्ते, आप क्यों इन तकल्लुफात में पड़े कागज जाया करने के मंशूर। तो आप तो बस आपका मंशूर है साड़ी गल हो गई है, तो वो काफी है। बस इतने, यही पाकिस्तान का मंशूर है और इसी मंशूर में आपका मंशूर कामयाब तरीन मंशूर है भाई। तो गल हो गई है। बाकी अब आप 25 खाने दें, बूफे लगाए, जो मर्जी करें, वो आपकी मेहरबानी अगर आप ऐसा करते हैं। अदरवाइज ये है कि आपको किसी मंशूर की जरूरत नहीं है। 3 दफा आपने पाकिस्तान को चांद पे पहुंचा दिया माशाल्लाह तरक्की देके, 4थी दफा मरीख पे ले जाएंगे तो माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 4थी दफा साहब हम चांद पे तो पहुंचाए ना पहुंचाए, हम लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचे हुए हैं। नहीं, इसमें सिंधु साहब आपको दिलों से निकाला किसने था? आपको तो ये बताना पड़ता था कि आप दिलों के वजीर आजम हैं। ये दिलों से निकाला किसने था? आप उनसे बात कर चुके हैं कि अगली बार वो आपको दिलों से ना निकाले? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं तो इन पेचीदगियों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आप किस मिस्ट्री की बात सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता। मैं तो अवामी उस पे एतमाद पे यकीन रखता हूँ। और आप देखेंगे 8 तारीख को 9 तारीख को मियां नवाज शरीफ को आपके अपने दोस्त, आपके अपने इत्तेहादी जिन्होंने आपको वोट देकर वजीर आजम बनाना है, वो भी ये कह रहे हैं कि वो क्या कहा था सलमान भाई आपने कि मंजूरी वाला और है जो मिजाज यार में आए, वो कह रहे हैं जो मिजाज यार में आए वो वजीर आजम होगा। उबैदुल्ला इसको ऐसे कर लें, दुल्हन वही जो पियामन भाई। नहीं, लेकिन अगर मैं सलमान भाई नाराज ना हो तो मैं बल्कि एक अच्छा शेर सुनाता हूं। बता दें राना साहब, हो जाए। कहते हैं दोस्ती का झगड़ा क्या, आशिकी का क्या मतलब। हाँ। मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में। आए, मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में, ये नारा लगाते हुए आप किधर गए हैं संधू साहब? नहीं, मैं तो राना साहब के लीडर के बारे में बात करूंगा कि किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। राना साहब भाई मैं तो साफ बात है, आज मेरी तरक्की हो गई, पीटीआई इसका लेवल उतर गया। ये जो मिसरा है, मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में। खलील ताहिर साहब आपने मुझे ऐलान करने के इशारा ना हमारा आदमी है और इसको हमने मंशूर पढ़ा दिया और ये उसके बाद बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी हमारा आदमी है। आप बड़े मोहब्बत वाले इंसान हैं, लेकिन सर जब हमारे हलक में उंगली डालेंगे तो अल्फाज तो निकलेंगे ना। नहीं, हमने हलक में उंगली नहीं डाली, हमने तो आपके माथे पे प्यार किया, उसे आप समझे नहीं।
नहीं चलें, खैर ये इल्ज़ाम लगा देना कि तुम उसके आदमी हो या तुम उसके आदमी हो, ये तो खैर एक मामला चलता ही रहता, होना नहीं चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत यह है कि बड़े अच्छे नोट पे हम हंसते खेलते और शेर सुनाते हुए इस प्रोग्राम को एंड करें। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब आपके वक्त का, सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपके वक्त का, इसार राना साहब आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयार है और मंशूर अवामी खिदमत है, बस ये मंशूर अवाम तक पहुँच नहीं पा रहा है, अल्लाह जाने क्यों। आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।